हरिपुर गांव में कुछ दिन से लगातार मौसम खराब हो रहा था। वहां धीरे धीरे बारिश हो रही थी। गांव वालों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन तेज आंधी तूफान चलने लगा और ऊपर काले काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और तेजी से बारिश होने लगी। सभी गांव वाले अपना काम धाम छोड़कर घर की ओर भागने लगे। इसी बीच सुरेश, जो काम करने जा रहा था, वह भी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाता है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, आप रुक जाइए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये दिन ब दिन मौसम ख़राब क्यों होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगता है। अरे देखो जरा, देखो कितनी तेज तूफान चलना शुरू हो गया है। अरे मोहन बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। मोहन के इतना कहते ही बादल और भी तेजी से गरजने लगे और झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो गया। हे भगवान! मोहन, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है। तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है तिरपाल उड़ गया। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर बाकी छत से भी पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर ना जाए। ठीक है पिताजी, अच्छे से रखूंगा। मोहन इतना कहकर तिरपाल के ऊपर ईंटें अच्छे से रखना शुरू कर देता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते दोनों बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा चलो, बाहर बहुत ठंड हो रही है, घर के अंदर चलते हैं। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आते हैं तो हेमा उन्हें सूखा कपड़ा देती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। शरीर पोंछकर दोनों हेमा के दिए हुए कपड़े पहन लेते हैं। तभी बीमार सुशीला बिस्तर पर पड़ी हुई हेमा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। लेकिन मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। हेमा अपने सिर पर एक पन्नी का टुकड़ा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। लेकिन पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी है। हेमा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, लो खाना खा लो। सुशीला हेमा के हाथों से खाना खाती है। सुशीला के पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण ना तो वह हिल सकती थी और ना ही उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। सुशीला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हेमा उनके आंसू पोंछकर उन्हें हौसला देती है। इसके बाद वह अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन रात में भयानक अंधेरे के साथ बारिश होती है और लगभग आधी रात के समय जिस तरफ सुशीला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। हेमा, बेटी हेमा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है।
सुशीला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती हैं, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। यह सुनकर हेमा को बहुत अफसोस होता है। वह सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या, यहाँ तो पानी भर रहा है। लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अब हम लोग क्या करें? अरे बेटा मोहन, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। तब तक मैं पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ। सुरेश घर से बाहर जाता है और आसपास देखता है तो उसे एक रेड़ी दिखाई देती है। वह उसे लेकर आता है और उस पर सुशीला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है। हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम लोग पानी में डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई बेटी। अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्थान पर लेकर जाना होगा। सुरेश, मोहन और हेमा तीनों सुशीला को रेड़ी के साथ वहां से ऊंचाई पर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से रेड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी के साथ बहने लगती है। पिताजी, पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहती हुई जा रही है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे अब हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी हेमा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है। वो उस लकड़ी के सहारे अपने पिता और भाई को भी बचा लेती है, जिसके बाद तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी लोग होते हैं। हे भगवान, हमार 10 साल के बिटिया न जाने कहाँ बा बाढ़ में बह गईल, कतही नजर नहीं खे आवत। वहां सभी अपने परिवार को लेकर दुख में थे और यहाँ हेमा, सुरेश, मोहन तीनों सुशीला के लिए फूट फूट कर रोने लगे। माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं वो जिंदा होंगी भी या नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? हौसला रखो, माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। सुरेश, हेमा और मोहन तीनों सुशीला की राह देखते ही रह जाते हैं। लेकिन सरकारी आदमियों को ना तो सुशीला की लाश मिलती है और ना ही कोई पता। अब उन्हें यही लगता है कि सुशीला अब इस दुनिया में नहीं रही। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुरेश और मोहन दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठा करती हूँ। हेमा पन्नियां इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर तैयार करती है, जिससे वह अपने पिता और भाई को बारिश से बचाने की कोशिश करती है। और इसी के चलते मोहन और सुरेश झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें सब रहने लगते हैं। चलो, हमने जैसे तैसे करके मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। हेमा अफसोस करते हुए रो रही थी कि तभी उसे झोपड़ी के बाहर से अपनी माँ की आवाज आती है। हेमा, सुरेश, मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? ये तो माँ की आवाज है। हेमा जैसे ही झोपड़ी के बाहर आती है, वह बारिश में भीगते हुए अपनी माँ को खुद अपने पैरों पर चलते हुए देखती है। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। लेकिन हमारी झोपड़ी भी टूट गई थी। भैया और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। अब एक भूत भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ चलो, हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। सुशीला को सही सलामत देखकर मोहन और सुरेश
दोनों बहुत खुश होते हैं। वह सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वे उसी में अपना गुजारा करते हैं।